अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे एक जूनियर फास्ट यूनिवर्सिटी के आज माशाल्लाह हमारे एरिया में आए और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आए, डायरेक्ट जॉब वीज़ा पे आए। सो ही हैज़ अचीव्ड इन हिज़ लाइफ। और कैसे आए, क्या प्रोसेस था, तो मैं इनको यहाँ डंस्टेबल डाउन्स घुमाने लाया हूँ। ये जगह भी बड़े मज़े की है और साथ साथ हम वॉक करते जाएंगे और इनसे जो है ना सवालात भी पूछते जाएंगे। सबसे पहले बताएं, अप्लाई कैसे किया था आपने अजीम? अप्लाई मैंने वेबसाइट के थ्रू ही किया था। एसेंचर्स कंपनी है, एसेंचर्स। और मैंने चलो थोड़ी वेबसाइट सी वॉक भी करते हैं साथ। मैंने वेबसाइट से ही अप्लाई किया था। और फिर उसके बाद उस टाइम पे वीज़ा थोड़े डिले हो रहे थे। और मुझसे पहले भी एक बंदा आ चुका था, लेकिन मुझे काफ़ी बाद में पता चला जब मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी। वो 14 बैच के थे, विजय विजय फास्ट के ही थे। तो नहीं, फिर तो पहले सबसे पहले प्रोसेस बताओगे। अप्लाई किया, उसके बाद पहले इंटरव्यू क्या हुआ, कैसे हुआ? अप्लाई किया। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद, ये अप्रैल की बात है, ऑलमोस्ट शायद 26 अप्रैल की बात थी, मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद मुझे 2 दिन में रिस्पांस आ गया था फॉर इंटरव्यू ना। तो फर्स्ट एक एचआर का इंटरव्यू हुआ था। देवर चेकिंग के उसमें हम इंग्लिश बोल सकते हैं या कुछ इस तरह का था, लैंग्वेज टेस्ट था। यानी बिल्कुल एक बेसिक इंटरव्यू है बेसिक, हाँ स्टार्टिंग के हाँ। अंदर। ओके। वो देख सकते थे कि आप बात कर सकते हो इंग्लिश में और ये सारी चीज़ें। तो बहुत बेसिक सा था वो। तो फिर उसके बाद एक टेस्ट हुआ था, वो क्लियर, उसमें उन्होंने गो अहेड दिया, तो एक टेस्ट हुआ। उनकी वेबसाइट ही है एक्सेंचर्स की, उधर ही टेस्ट हुआ था। एमसीक्यूज़ थे, लेकिन 60 एमसीक्यूज़ थे टोटल। और आप किस पोजीशन पे आए हो? मैं आया हूँ सीनियर एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट? हाँ, डेटा एनालिस्ट नहीं, फिर? जावा। मैं जावा बैकग्राउंड का हूँ, ओके। बैक एंड। तो दे वर कंसिडरिंग फॉर सीनियर एनालिस्ट, तो मैंने वहीं अप्लाई किया था। फिर मैंने जो टेस्ट दिया है, टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू मेरा इंटरव्यू। टेस्ट में ये था कि सबसे पहले वहाँ थोड़े डिबगिंग वाले सवालात भी थे कि आपको शॉर्ट कोड लिखा होता है, उसका आउटपुट बताना है। कुछ जावा के काफ़ी सवालात थे, ऊप के काफ़ी सवालात थे। तो फिर उसके अलावा टेस्ट क्लियर हुआ तो मुझे रिस्पांस आया कि आपका टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। एक ही इंटरव्यू होता है, मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। अच्छा। हाँ ओके। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तलहा ने भी हमें बताया था कि इंटरव्यू एक ही हुआ था। सही सही सही। यूके का ये थोड़ा शायद है कि यहाँ एक ही इंटरव्यू होता है, टेक्निकल, ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता नहीं है। तो 2 लोग थे इंटरव्यू में, दोनों गोरे थे। और एक सवाल वो पूछता होगा, फिर एक सवाल ये हाँ, पूछता है, ऐसे रैंडमली। ऐसे। काफ़ी उसमें सवालात ऐसे थे कि जो वो करंट जॉब से मेरे पूछ रहे थे कि आपकी टीम साइज़ कितना है, आपका टीम साइज़, आप किस चीज़ पे काम करते हो, आपको कहीं तो आप कहीं अगर इशू आता है तो आप किसको अप्रोच करते हो। अगर आप कोई टीम, कोई प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक ये फ़ायदेमंद होगी कि आगे जाके। इस तरह के काफ़ी सवालात थे जो मुझसे किए थे। इसके अलावा टेक्निकली भी सवाल हुए थे। असल में मेरा ये था, मुझे अब पता नहीं, ये मेरे पॉजिटिव उसमें आया था नहीं कि उन्होंने जो सवाल किया था मैं लंबी नहीं कर रहा था। ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प शॉर्ट, आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो लोग। जो उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आप बहुत शॉर्ट आंसर दे रहे थे और वो कॉन्फिडेंस जज कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल था, बहुत कॉमन सा सवाल है। एक सवाल हुआ था मुझसे कि पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे ओवरलोडिंग होती है, ओवर राइडिंग किस टाइम पे होती है। तो मैंने सवाल दिया, तो उसने कहा आर यू श्योर, ये सवाल का जवाब है। तो उसने 3-4 दफ़ा बोला, मैंने कहा यस आई एम श्योर। तो फिर वो आगे चला गया। इंटरव्यू के एंड में उसने मुझे कहा कि आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। तो हो सकता है वो मुझे घेर रहा हो कि भाई मैं अपना माइंड ना बदल दूँ। तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। बाकी टेक्निकल सवाल, इतना मुश्किल इंटरव्यू था नहीं जितने मैंने पहले दिए थे। मैं बहुत उनसे बहुत आसान था। और इनको लोग भी चाहिए यहाँ। बाद में पता चला कि एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है जिसमें आईटी के लोग, उनको बहुत चाहिए। तो अब आजकल इन्होंने शायद क्लोज़ किया हुआ एक्सेंचर्स वालों ने। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी पाकिस्तान के अंदर से लोगों को डायरेक्ट हायर कर रही हैं। इंडिया, और बिल्कुल इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। शायद हमारे पास टैलेंट है बट एक्सपोजर नहीं, और हम अप्लाई नहीं करें। सो आई थिंक वी शुड अप्लाई। और देखें, आप एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। भाई आए हुए हैं अभी 4 माह, कितने, कब आए थे? सैटरडे? हाँ, सैटरडे को मेरी फ़्लाइट थी। मेरी 15 को ज्वाइनिंग है इंशाल्लाह। मुझे ये भी न्यू कैसल के लिए हायरिंग है, लेकिन मैं यूके में कहीं से भी काम कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ बताया किसी ने कि जो कंपनी में ही होते हैं
तो उन्होंने कहा कि यहाँ आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो। ये बहुत इनको है कि आपको देते हैं, आप किस पे काम करना चाह रहे हो, आप रिमोट प्रोजेक्ट, आप हाइब्रिड उस पे जाना चाह रहे हो, आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाह रहे हो, लंदन का क्लाइंट चूज़ करना चाह रहे हो, कहाँ का, तो ये आप पे छोड़ते हैं वो। आपको जिसमें मज़ा आए ताकि आप उसमें काम करो और उनको हाँ। उनको आप फुल स्ट्रेंथ से फिर आप काम करोगे। हाँ, तो अब जैसे कुछ कंपनीज होती हैं तो वो ये है कि उनको प्रोजेक्ट बंदा चाहिए, तो वो भले उसको अब उसने जॉब तो साइन कर ले, कंसल्टेंसी प्रोवाइडर जैसे होते हैं, तो आप वो जॉब तो करें, अब उनको कोई सा भी प्रोजेक्ट पकड़ा दिया, तो ऐसा नहीं होता यहाँ। पता नहीं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो नहीं, जो मुझे बताया गया तो उस हिसाब से तो ये है कि सही। और अच्छा, चलें आप थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं। जो आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया था, यानी कंपनी के पास से, फिर वीज़ा कैसे अप्लाई किया और कितना टाइम लगा वीज़ा आने में? मुझे 26 को इंटरव्यू हुआ था मेरा, जो टेक्निकल था। नहीं, 26 को मैंने अप्लाई किया था, 26 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू अराउंड मई में हुआ था। मुझे ऑफ़र आई थी 30 मई को। उसके बाद मैंने क्योंकि ना यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यहाँ वीज़ा प्रोसेसेस बहुत से लोग उनको प्रायोरिटी दे रहे थे उस वक्त हो तो रहा था। हाँ, तो जैसे विजय मेरे साथ होता था, हम नीसम में काम करते थे दोनों, और वो फास्ट का ही है, तो उनका 3.5 महीने में वीज़ा आया था, तो और मेरा 12 दिन में आया, क्योंकि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा उनका बैकलॉग ख़त्म हो गया था, कोविड की वजह से भी आया हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में 30 को ऑफ़र आई। मुझे तकरीबन उसमें ये था कि एक्सेंचर्स वाले जो थे वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपकी डिग्री सही है, आपने डिग्री जो ली है, आपने जो एक्सपीरियंस लेटर दिए हैं वो उसके पूरी बैकग्राउंड चेक होती है। तो एक उन्हें थर्ड पार्टी एजेंसी हायर की हुई है फॉर दैट बैकग्राउंड चेक, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा वो हर कंपनी करती है। तो उसके अलावा इनका जो वीज़ा ऑफिसर है, इन्होंने एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर की हुई है, वो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइडर है। तो उनका एक जो बंदा है वो मुझसे कांटेक्ट करता है फॉर रिलेटेड टू वीज़ा प्रोसेसिंग। तो वो मुझे तकरीबन 1 महीने बाद उन्होंने कांटेक्ट किया था, आई गेस कुछ जुलाई की 1 होगी। 1 महीने तक उन्होंने नहीं किया कांटेक्ट ना, तो मैं भी उनको अप्रोच करता था, लेकिन कहते थे वी विल कांटेक्ट यू बिकॉज उनके पास बहुत लोड था। तो ये मुझे उन्होंने बता भी दिया था। इसके अलावा फिर वीज़ा प्रोसेस हुआ, उन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे कि किस तरह फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, टीबी का टेस्ट कराना होता है। अच्छा, जो भी आने वाला हो, जिसको भी जॉब है, तो पहले से टीबी का टेस्ट करा ले, 6 महीने तक वैलिड रहता है। दूसरी चीज़, जो 2 चीज़ें जो मेन है जो चाहिए होती हैं, इंग्लिश के लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा, या आप एक है कि यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंसी, यहाँ की यहाँ का इदारा है यूके नैरिक। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो अपनी आखिरी डिग्री है, अगर वो इंग्लिश में होती है, तो उसमें आप एक लेटर निकलवाते हैं यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग दैट, और वो फिर आप उनकी एक वेबसाइट है यूके नैरिक, उसकी फ़ीस अराउंड पाकिस्तानी 40,000 रुपये होगी। आइल्स की भी यही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको आइल्स नहीं देना पड़ता। सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर ही यूनिवर्सिटी की डिग्री पे आपको एक सर्टिफिकेट असाइन कर देते हैं वो, कि भाई ये इंग्लिश बोल सकता है, C1 लेवल है शायद जो मुझे था, तो C1 लेवल पे वो डिग्री पे असाइन कर देते हैं। फिर आपको ये 2 चीज़ें तो लाजमी चाहिए वीज़ा के लिए जब आप जाते हैं। अच्छा, वीज़ा के लिए कोई फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हुए, फिल हुआ, जो भी था हमारा फॉर्म वगैरह, वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। उसमें चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप पहले आ चुके हैं यूके, आप अपनी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री बताएं जो भी है 10 ईयर्स की। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत फ़ायदा होता है आपको। लेकिन इनके अगर जॉब मिल गई तो फिर तो इतना मसला नहीं, इतना नहीं। वो तो स्पॉन्सरशिप देती है। बायोमेट्रिक हुआ और फिर आप नहीं, पहले हाँ स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है, जो आपको कंपनी देती है, तो वो तो लाजमी चाहिए होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगा था उनको, तो उन्होंने दिया वो, उसके साथ स्पॉन्सरशिप लेटर, एक फ़ीस होती है, पहले एक वीज़ा फ़ीस होती है, वीज़ा फ़ीस अराउंड कोई 943 पाउंड है। इसके अलावा एक IHS की फ़ीस होती है, हेल्थ सरचार्ज। तो मेरा ये था कि पर ईयर की होती है। हाँ, पर ईयर की। मेरे 5 साल का वीज़ा लगा था, तो मुझे 5 साल की देनी थी एक साथ। हाँ, एक साथ 3,120 पाउंड तो वो दी थी। लेकिन वो ये दोनों चीज़ें रीइंबर्स हो जाती हैं यहाँ आके, जब आप कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपको विद इन 10 डेज़ रीइंबर्स कर देंगी। तो हाँ, क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो इसके अलावा रीइंबर्स हो जाता है। फिर उसके अलावा बायोमेट्रिक हुआ था मेरा 17 अगस्त को। मुझे वीज़ा मिला अराउंड मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई थी
10 अगस्त को। तो जब एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू तो होता नहीं है आपका वीज़ा का, तो अपॉइंटमेंट लेना होता है। कौन सी कम थी, बहरिया कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है उनका, क्या नाम था जहन में नहीं आ रहा अभी। किस चीज़ का लेना होता है? जो वीज़ा का जेरीज़ का जेरीज़ का ऑफिस है वो यहाँ पाकिस्तान में। पूरा मैनेजमेंट वही कर रहे हैं वीज़ा रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके का। तो वहाँ से उनका अपॉइंटमेंट लिया था, वो मुझे 17 अगस्त का मिला था। 17 अगस्त को मैंने अपॉइंटमेंट किया, उसमें उन डॉक्यूमेंट स्कैन करे, उन्होंने भेज दिया। फिर 29 को मुझे वापस आया और मुझे मैसेज आया, क्योंकि आप SMS का भी वहाँ लेते हो, फ़ीस देते हो, तो वो SMS पे आया कि आपका पासपोर्ट अराइव हो गया। लेकिन ये नहीं बताते कि वीज़ा लगा नहीं का, वो वहाँ जाके पता चलता है कि वीज़ा लगा है। इस फेज़ में तो जब आप या स्टूडेंट आ रहे हो या आपका जो केस है जॉब पे आ रहे हो, तो फिर इसमें तो 95% चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा दिल में डर तो होता है, लगा है नहीं लगा वीज़ा, इंग्लैंड का वीज़ा है वही। तो इसके फिर वो होता है। फिर उसके बाद मैंने अच्छा, मुझे ना TB का जो टेस्ट था वो मैंने इस्लामाबाद से कराया था, क्योंकि मुझे यहाँ कराची में भी हैं, लेकिन एक सेंटर है कराची का, IOM करके एक है, तो वो TB का टेस्ट करते हैं। तो मैं इस्लामाबाद गया था, एक दिन वहाँ गया, फिर अगले दिन उसी फ्लाइट पे आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि TB का टेस्ट कहीं भी करा सकते हैं, बिल्कुल जो उनकी एक डेजिग्नेटेड जगह है कराची में, सिर्फ वहीं से करा सकते हैं। और उसका टाइम आपको मिलता है, और उसके टाइम पे आपको जाना होता है, फिर उसी दिन आपको शाम तक 4 बजे तक आई थिंक दे देते हैं, अगले दिन 4 बजे तक दे देते हैं। अच्छा, जैसे इस्लामाबाद में अली मेडिकल है, वहाँ करा सकते हैं, IOM में करा सकते हैं, कराची में सिर्फ एक जगह करा सकते हैं। तो मुझे बहुत दिनों का टाइम मिला था कि अराउंड 25 डेज़ बाद का मिला था। तो मेरी तो ज्वाइनिंग 15 सितंबर थी, तो मैं जितना अपनी तरफ से तो कर सकता हूँ, फिर उनके ऊपर सारा छोड़ देता कि अपनी तरफ से जितना जल्दी हो सके। तो उसके अलावा अपॉइंटमेंट लिया, TB का टेस्ट कराया, उसी दिन रिज़ल्ट आ गया, लेके वापस आया, फिर बाकी सारा प्रोसेस पूरा किया। फिर वीज़ा आया मेरा 29 अगस्त को। और मैंने मुझे टिकट मैंने पहले बुक नहीं कराया, टिकट बाद फ़ौरन पहला काम यही किया। अच्छा, इसके अलावा जो भी जॉब पे आ रहा है तो उसको गवर्नमेंट आपको फ्लाई नहीं करने देंगे अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं हुआ होगा। प्रोटेक्टर एक ऑफिस है शारा फैसल पे, प्रोटेक्टर फॉर इमिग्रेंट्स। अच्छा। तो आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो वो लाजमी, अगर आप जॉब पे आ रहे हैं तो वो लाजमी कराना होगा। उसकी अराउंड कोई इंश्योरेंस होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तरफ से, तो वो लाजमी करानी। वो अगर आप कंपनी भी स्विच करेंगे बाहर तो आपको वापस से अपना प्रोटेक्टर करवाना होगा। वो 7,200 रुपये फ़ीस थी, 7,200 प्रोटेक्टर ऑफिस। वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा देते हैं जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपकी डेजिग्नेशन और कहाँ के लिए आप कर रहे हो, तो वो लाजमी, वरना उसके बगैर आपको इमिग्रेशन फ्लाई करने नहीं देगा। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, ये UK की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? दिल गार्डन हो रहा है। अच्छी मौसम अच्छा है, मौसम तो बहुत अच्छा है। और अच्छा, चलो 3 अच्छी बातें बताओ जो अभी तक तुम्हें इंग्लैंड की लगी है, छोटी छोटी, बिल्कुल फटाफट। पहली ये कि यहाँ ट्रैफिक बहुत अच्छा है, चाहिए निज़ाम ट्रैफिक का, आपका ट्रैफिक और वो सारी चीज़ का। दूसरा, यहाँ लोग बहुत तमीज़ से बात करते हैं, अखलाकियात बहुत अच्छी है। सही है कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो वो बहुत आपको सही तरह जवाब दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ नहीं पता था कि ट्रेन किस तरह क्या स्टॉप है, कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ ट्रेन का सिस्टम बहुत, लंदन में, तो मैं लंदन आया हूँ अभी करंटली, अभी मैं रज़ा भाई के पास ल्यूटन आया हूँ। तो ट्रेन का बहुत अंडरग्राउंड है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे ट्रेन चल रही है। तो 6 मंजिला नीचे ट्रेन चल रही है और ऊपर रोड चल रहे हैं। इसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा अभी 2 दिन हुए हैं तो ये 2 ही चीज़ें अच्छी तो समझ में आई है। तीसरा अगर आप जहन में नहीं आ रही अभी मेरे। सही अभी तो आपने खाने पीने भी इतने नहीं खाए, वरना खाना, मैं एल्फर्ड में रह रहा हूँ तो वहाँ तो फुल देसी, वहाँ जुनैद जमशेद भी है, हर चीज़ मतलब वहाँ अवेलेबल है। तो हलवा पूरी मैंने फर्स्ट डे खाई थी, तो खाना वगैरह भी अच्छा है। मैं सुन रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन अच्छा है। मैं न्यू कैसल कल गया था, BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होता है। यहाँ आपको आने के बाद 10 दिन के अंदर वो पिक करना होता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विच यू मेंशन इन योर एप्लीकेशन। तो वो मैंने कल पिक किया था। तो कुछ जो मेरे जूनियर्स हैं 16 बैच के, तो उसने मुझे KFC खिलाया, तो वो भी हलाल है। हाँ, हलाल KFC। तो अभी मैं हलाल डोमिनोज खा रहा था, तो रज़ा भाई ने खिलाया था। तो यही चीज़ें थी, शॉर्ट है। अच्छा, मैं बता दूं भाई, हर डोमिनोज यहाँ पे हलाल नहीं है, सिर्फ एक पिज़्ज़ा उनका हलाल है। तो वरना ऐसा नहीं कि आपके कहने में सब डोमिनोज खाना शुरू करते हैं।
तो डोमिनोज थोड़ा सा हलाल नहीं है, बट उसके अंदर एक उनकी तंदूरी चिकन हलाल होती है, वो भी डिपेंड करता है अगर चिकन उनके पास हलाल आई है नहीं आई, वो आप उनसे खुद पूछें, अपनी ज़िम्मेदारी पे खाइएगा। अच्छा, बाकी ये जिस जगह पे हम लोग आए हुए हैं डंस्टेबल डाउन है, मैं हमारे लूटन में एक ही अच्छी जगह है, यानी बहुत अच्छी जगह है, वैसे तो खैर और छोटी मोटी अच्छी जगह भी हैं, लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है। तो अजीम भाई को आई होप अच्छी लगी होगी ये जगह, और इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है यार और लोग आएँ और यहाँ से सीख के समझ के सिस्टम को समझें। देखें वो 2 दिन आया, उसको प्रोसेस के अंदर फ़र्क समझ आने लग गया है, ट्रैफिक के निज़ाम को देख के इम्प्रेस हो रहा है। या मिसाल के तौर पे चलो वेदर तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे पाकिस्तान में भी कहीं वेदर अच्छा है कहीं नहीं है, वो चीज़ तो आपके हाथ में नहीं होती, बट कचरा कहाँ फेंकना है, कचरा कहाँ से उठेगा, गाड़ी किस तरह चलेगी, सिस्टम किस तरीके से बनेगा, गटर लाइन किस तरह बनेगी, गटर लाइन के अंदर पानी किस तरह जाएगा, पानी जाएगा भी नहीं जाएगा। अभी कराची में बारिश हो रही है, सबको वीडियोस दिखती हैं, या ऐसा नहीं समझे हम पाकिस्तान से बाहर हैं तो हमें दर्द नहीं होता, हमें फ़िक्र नहीं, हम हमारे यानी अफसोस होता है कि यार यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं अजीम भाई मैंने जो देखी है ना डिफरेंस हम में और इनके अंदर क्या फ़र्क है। हमने एक गली में रहते हैं, हम वहीं पे कचरा फेंकते हैं, वहीं पे सोते हैं और वहीं पे रहते हैं, और इन्होंने बोला हुआ है कि नहीं, जहाँ रहते हो उसको अलग कर लो और जहाँ कचरा फेंकते हो उसको अलग कर लो, बस। ये एक बेसिक फ़र्क है कि इन्होंने प्रोसेसेस बना लिए हैं कि यार जो है ना ये यहाँ कर लो, ये वहाँ कर लो, और तमीज़ से रह लो। हम भी कर सकते हैं यार, 2-4 साल की बात है, कोई इतनी बड़ा मुश्किल नहीं है। और यही मेन मोटिवेशन है कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वो कुछ ना कुछ इस तरीके से अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बताता रहे, वो भी समझ जाए। कोई ना कोई वहाँ पे भी खड़ा होगा, हो सकता है आपकी फैमिली से नहीं तो आपके दोस्तों में कोई ना कोई कल MPA बन जाए, MNA बन जाए, हो सकता है आप जाके बन जाए यार, क्या हो गया। बहुत सारे यहाँ से गए बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके माशाल्लाह ऑक्सफर्ड से, और आज वज़ीर आज़म थे अभी थोड़ा टाइम पहले तक, फ़ॉरेन मिनिस्टर आपको ऑक्सफर्ड का है, आपके पुराने इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऑक्सफर्ड के थे तो यहीं से पढ़ के गए। कायदे आज़म खुद यहाँ से LLB करके गए। तकरीबन जो हमारी पाकिस्तान की एलीट है उनकी एजुकेशन इंग्लैंड की है, तो यहाँ पे आए तो उन्हें समझ आया, फिर उन्होंने वहाँ जाके वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। नहीं, कायदे आज़म ने तो किया, कायदे आज़म नहीं, बाकी अभी जो करंट बाकी पॉलिटिशियंस तो हैं बेचारे तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो कर पाएँ। और बाकी जहाँ पे उनको हमारी मदद चाहिए तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है, जैसे खान साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह वो सिस्टम बनाएंगे और हमसे मदद लेंगे तो हम ज़रूर मदद करेंगे उनकी। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल हो इस पूरे प्रोसेस को समझने में, कहीं पे भी कोई चीज़ मिस रह गई हो, क्लियर नहीं समझ आई हो, आप कमेंट्स में लिख दें तो अजीम इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।